लिव इन करके देख लेंगे पता लग जाएगा, उससे नहीं पता लगता। शादी करते ही कुछ तो बदल जाता है। ज्योतिष जो है वो साइंस है, ट्रू फॉल्स। ट्रू। ज्योतिष impacts your present and future. True. फॉल्स। Jyotish and spirituality are connected. 100% ट्रू। ज्योतिषी के पास जाओगे, वो केवल आपकी जन्मपत्री नहीं देखेगा, वो ये भी देखेगा आप जिस समय आ रहे हो उस वक्त आसपास क्या हो रहा है, कौन से पक्षी की आवाज आ रही है, आप किस तरह से एंटर किए, क्या कपड़े पहने हैं, घर में और क्या आवाज हुई, किसी ने कुछ आवाज तो नहीं की, फोन तो नहीं बजा, ये तो नहीं हुआ। आसपास की सारी चीजें देख करके समझ जाते हैं कि इसको क्या जवाब देना है। पुराने जमाने में लोग आश्रम बाहर बनाते थे, पूरे जंगल में नहीं जाते थे, पूरे शहर में नहीं रहते थे, बॉर्डर लाइन पे रहते थे ताकि 50% ऑर्डर 50% chaos में रहे। इसका एक बड़ा रीजन है क्योंकि ऐसी जगह पर ही स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। आपके कर्म, पुराने कर्म, अभी के कर्म सब मिला करके आपका प्रेजेंट है। अब जो करोगे उससे आपका फ्यूचर होगा। फ्यूचर डिफाइन होगा। एनर्जी को बदलती है। इसमें ये जरूर हो सकता है, इस कार्मिक पैटर्न को समझें कैसे और कैसे इसमें नेविगेट करें, क्योंकि कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी है। कभी यहाँ से कोई एनर्जी आ गई, कभी कहीं से कोई एनर्जी आ गई, हम कहीं और जाना चाहते हैं, वहां पे ब्लॉक कर दिया हमको, कहीं और रास्ता बदलना पड़ा। तो ये इतनी डायनामिक एनर्जी फ्लो है, उसके बीच में हमको रास्ता बना के अपने एम तक पहुंचना है, तो कोई तो नेविगेशन टूल चाहिए। राइट। इसीलिए ऋषियों ने इस एनर्जी फ्लो, इस एनर्जी पैटर्न में नेविगेट करते हुए अपने एम तक पहुंचने के लिए बहुत सारे नेविगेशन टूल्स दिए। ओके। सामुद्रिक शास्त्र उसमें से एक है। सामुद्रिक शास्त्र मतलब आपके बॉडी पे जो लक्षण है उनको देख करके, आपका मोल कहाँ पर है, हाथ में चक्र है या नहीं है, तिल है यहाँ पर, ये सारी चीजें, आपका नाक कैसा है, आंख कैसी है, ये सब चीजें देख करके, हाथ कैसे हैं। इनफैक्ट पामिस्ट्री पूरा की पूरा सामुद्रिक शास्त्र का ही पार्ट है। तो ये एक तरीका बताया ऋषियों ने कि इससे आप अपने एनर्जी पैटर्न को भी समझ सकते हो और आसपास के एनर्जी पैटर्न को भी समझ सकते हो। इट्स क्वाइट इनक्रेडिबल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि just because of the features that we have, we can know about the person. That's the reason we give so much importance in palmistry, as you rightly said. करेक्ट। तो ये तो एक तरीका है। हाँ। ऐसे बहुत सारे और तरीके हैं। एक स्वर शास्त्र होता है, स्वर विज्ञान होता है, जहां आपकी ब्रेथ से आपको पता लगता है कि अभी आपके एनर्जी पैटर्न कैसे मूव कर रहे हैं और आपके आसपास के एनर्जी पैटर्न कैसे मूव कर रहे हैं। अगर आप अपनी ब्रेथ को सिंक कर लेते हो आसपास के एनर्जी पैटर्न्स के साथ में, तो आप क्या अचीव नहीं कर सकते। तो कमाल का विज्ञान है। शिव स्वरोदय नाम का एक शास्त्र है, जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को ये पूरा ज्ञान दिया और ये बोला कि अति गुह्य ज्ञान है, बहुत सीक्रेट ज्ञान है, हर किसी को नहीं सिखाना। इसके अलावा शकुन शास्त्र दिया गया है। ये सब शास्त्र हैं जो हम बोलते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट गई, कौवा आया घर पे तो कोई मेहमान आने वाला है। तो ये हमने पूरी तरह से नहीं समझा है इस शास्त्र को, पर ये सब शास्त्र दिए गए हैं और जो एक्चुअल में विद्वान लोग हैं, पंडित हैं, वो उन सब चीजों को यूज करते हैं। आप किसी भी विद्वान ज्योतिषी के पास जाओगे, वो केवल आपकी जन्मपत्री नहीं देखेगा, वो ये भी देखेगा आप जिस समय आ रहे हो उस वक्त आसपास क्या हो रहा है, कौन से पक्षी की आवाज आ रही है, आप किस तरह से एंटर किए, क्या कपड़े पहने हैं, घर में और क्या आवाज हुई, किसी ने कुछ आवाज तो नहीं की, फोन तो नहीं बजा, ये तो नहीं हुआ। आसपास की सारी चीजें देख करके समझ जाते हैं कि इसको क्या जवाब देना है। अच्छा। स्वर कौन सा चल रहा है ये भी बता देता है कि सामने वाले का काम आने से पहले पता लग जाता है कि सक्सेस होगा या फेल ही है। सवाल पूछने की जरूरत नहीं, जन्मपत्री दिखाने की बात ही दूर है। तो इसीलिए वो बोलते हैं क्या कि योर वाइब डिफाइंस योर ट्राइब। बिल्कुल, एक्चुअली यही है। योर वाइब इज योर ट्राइब, इट डजंट डिफाइन योर ट्राइब, योर वाइब इज योर ट्राइब। क्योंकि हम एक्चुअली आए तो वाइब हमारी, इसका मतलब ये हम उस लोक से आए हैं, दैट्स अवर वाइब। राइट। यानी कोई म्यूजिशियन होता है तो वो गंधर्व लोक से आया है, वो उसकी वाइब है। तो डेफिनेटली म्यूजिक, अगर वाइब ही वही है तो वो म्यूजिशियंस की ट्राइब से ही आया है और यहाँ पर भी अपनी ट्राइब ढूंढ लेगा। अगर कोई बिजनेस में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे पैसे कमाना जानता है, डेफिनेटली यक्षों की ट्राइब से आया है, उसकी वाइब वही है, इसलिए अपने यक्षों की ट्राइब ढूंढ ली उसने। तो फिर जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं, जो क्राइम करते हैं, तो उनका देखो, अब धरती एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर हर जगह से अलग अलग आत्माएं आती हैं। इनफैक्ट
हर एक का कोटा होता है। पुराने जमाने में आश्रम, इनफैक्ट अभी भी पुराने जमाने में क्यों, आश्रम हमेशा शहर से बाहर बनाए जाते थे। यस, राइट। शहर एक ऑर्डर पे चलता है, एक सिस्टम है, एक लॉ है, उस पे चलता है, जिसको हम राजधर्म कहते हैं। शहर के बाहर जो जंगल होता था, वहां पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था, मत्स्य धर्म होता था, मत्स्य न्याय बोलते थे इसको, मत्स्य न्याय, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बड़ी मछली छोटी मछली, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई नियम नहीं है, जो बड़ा वो जीतेगा। इसको हम केओस बोलते हैं। और जो राज्य होता था उसको ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर में सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे जस्टिफाइड ऑर्डर जहां माना जाता था वो राम राज्य कहा जाता था। प्रॉपर ऑर्डर था, कहीं कुछ गलत नहीं होता था, किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। तो ये ऑर्डर सिस्टम, राज न्याय, केओस, मत्स्य न्याय। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जैसे जैसे हम सटलिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा डायमेंशन चेंज होता है और सटल एनर्जीज को टैप करने लगते हैं, वहां पर और ज्यादा ऑर्डरलीनेस है, धर्म बहुत स्ट्रांग है वहां पर। इसीलिए हम बोलते हैं, हमारे पुराणों में बताते हैं कि स्वर्ग में हर चीज धर्म से चलती है, हर चीज परफेक्ट है, क्योंकि धर्म से है, कोई गलती नहीं करता वहां पर। इसीलिए उसको स्वर्ग बोलते हैं। सब लोग खुश हैं, प्रसन्न है, संपन्न है, क्योंकि हर चीज परफेक्ट है। जैसे जैसे हम ग्रॉसर डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं, वहां पर केओस बढ़ता जाता है। हमारी पृथ्वी को बताया जाता है कि 14 भुवन का एक ब्रह्मांड है, उसके बिल्कुल सेंटर में 7वां लोक जो है वो भूलोक है। पृथ्वी नहीं, भूलोक, ये डायमेंशन। ओके, ये डायमेंशंस की बात कर रहे हैं हम, एक प्लैनेट की बात नहीं कर रहे। तो भूलोक बिल्कुल सेंटर में है, यहां पर ऑर्डर और केओस इक्वल अमाउंट है। ओके, जितना ऑर्डर होगा उतना केओस होगा। पुराने जमाने में लोग आश्रम बाहर बनाते थे, पूरे जंगल में नहीं जाते थे, पूरे शहर में नहीं रहते थे, बॉर्डर लाइन पे रहते थे, ताकि 50% ऑर्डर 50% केओस में रहे। इसका एक बड़ा रीजन है, क्योंकि ऐसी जगह पर ही स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। इंटरेस्टिंग, ओके। समुद्र मंथन करना है तो जितने सुर चाहिए उतने असुर भी चाहिए। सुर मतलब ऑर्डर, जो एनर्जीज नेचुरल रिदम में है उनको सुर बोलते हैं, जो नेचुरल रिदम में नहीं आ सकती, बिल्कुल केओटिक है, उनको असुर बोलते हैं। सुर नेचुरल रिदम में, ऑर्डरलीनेस, केओस। समुद्र मंथन करना है, अगर गिफ्ट्स चाहिए नेचर से, सिद्धियां चाहिए, तो ऑर्डर और केओस बराबर अमाउंट में रहने चाहिए, वो धरती है। तो जहां पर जितने देवताओं का अवतार होता है उतनी वैकेंसी असुरों की भी ओपन होती है। क्वाइट इंटरेस्टिंग, ओके। ताकि वो बैलेंस बना रहे और धरती की इंपॉर्टेंस बनी रहे, क्योंकि यहाँ पर अब देखो अमृत चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं ना, वो मोक्ष की बात नहीं है, हम परमानंद की बात करते हैं। हम हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं। हमारी डेफिनेशन ही है सच्चिदानंद है, आनंद से ही हम डिफाइन करते हैं परमात्मा को भी। तो हम हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं, और वो आनंद जो है उसको अमृत से बताया। अमृत मतलब एक्सटेसी का है, वो तो एकदम एक्सटैटिक स्टेट में रखता है, और हमेशा का आनंद है, परमानंद, इटर्नल आनंद है, अमृत से मिलता है। वो अमृत कब मिलता है? जब समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन के लिए सुर और असुरों को बराबर नंबर्स में आकर के थोड़ा एक फाइट, एक स्ट्रगल करना पड़ता है, एक रस्साकशी करनी पड़ती है, एक टग ऑफ वॉर करना पड़ता है, तो अलग अलग जेम्स निकलते हैं, उसमें अमृत भी निकलता है। अमृत वो स्टेट है जो हमको चाहिए। वो कहां से मिलेगी? और किसी लोक में नहीं मिलेगी, वो लॉस्ट है, हम खो चुके हैं उसको, धरती पर आए हैं, तो धरती पर ही मिलेगा। और वो तभी मिलेगा जब सुर और असुर आपस में थोड़ी सी स्ट्रगल करेंगे। ये की लेसन है स्पिरिचुअल ग्रोथ का। इसीलिए सारे गुरु बहुत इंटेलिजेंट होते थे, और वो हमेशा ऑर्डरलीनेस में नहीं रखते थे अपने स्टूडेंट्स को, ना पूरा केओस में जाने देते थे। वो केओस में जाके ऑर्डर क्रिएट करते थे। आज भी हम देखते हैं, हम गुरुदेव के साथ भी ये देखते हैं, अगर बहुत ऑर्डरलीनेस है तो वो केओस इंट्रोड्यूस करते हैं, बहुत केओटिक है तो एक ऑर्डर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि इससे हमारी ग्रोथ, एंड ऑफ द डे हम जब धरती पे आते हैं तो इसी केओस के बीच में, ऑर्डर और केओस के बीच में रहने के लिए आते हैं। पर धरती पे आने के बाद हम अपने जैसे लोगों को अपने से सराउंड कर लेते हैं, अपना एक कंफर्ट जोन, एक पॉकेट क्रिएट कर लेते हैं। मुझे ऑर्डरलीनेस और डिसिप्लिन पसंद है, हमारे घर में सब डिसिप्लिन होंगे, सब ऑर्डरली होंगे। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी क्रिएट करूंगा जहां पे सब डिसिप्लिन ऑर्डरली लोग होंगे,
और फिर मैं उसी में कंफर्टेबल हो जाता हूँ, यही मेरी दुनिया है। फिर कोई गुरु आते हैं, वो आपको अपने सारे कंफर्ट से बाहर निकालते हैं, बोलते हैं नहीं, केओस से डील करो आप। जो बहुत केओटिक है वो अपने आसपास सारे केओटिक लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, एक पूरा गैंग बन जाता है उनका अलग से। फिर उनके पीछे पुलिस लगाते हैं, नहीं ऑर्डरलीनेस लाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ता है। ऑर्डरलीनेस लाने के लिए तो जेल जाते हैं। तो ये तो नेचर का रूल है। अगर आप धरती पे आए तो वो मेक श्योर करेगी कि आपकी फास्ट प्रोग्रेस हो, और फास्ट प्रोग्रेस के लिए आपको हमेशा केओस और ऑर्डरलीनेस के बीच में रहना पड़ेगा। तो हम इसके बीच में रहते हैं तो हमारी ग्रोथ हो रही है। सो ऑन अ बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स, जितने इंपॉर्टेंट सेंट्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट सोशल वर्कर्स हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट क्रिमिनल्स भी हैं फॉर एवरीवन एल्स टू अचीव देयर पर्पस। I'm not encouraging anyone to become a criminal though, but if it is your nature, it is your nature. You cannot do anything about it. Nature will try. Nature will create things around you to make you a better person, but you are required as you are. Be who you are. No, I won't say that. If you are a bad person, try to become a good person. You can't. We cannot endorse negative thinking here. But that's how the nature is. At least people who are aware of this, people who can understand, who have this much of intelligence, they would understand that they would not hate such people. They would understand and be empathetic towards them, that that's how their nature is. And they are also fulfilling their purpose. It's like a movie. A villain is as important as the main hero. So we discussed about deeper science of ज्योतिष, और हमने काफी सारे अदर शास्त्र को भी समझा, जो आपने बहुत अच्छा बोला कि आपकी बॉडी के फीचर्स जो हैं उनसे भी डिफाइन होता है कि आप कैसे पर्सनालिटी, ये सब। तो आई थिंक हम कुंडली के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हाँ, तो ये कुंडली का थोड़ा सा वी वुड लाइक टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट किस तरह से अलग अलग शास्त्र दिए गए हैं, है ना। आयुर्वेद से आप अपने शरीर को समझ सकते हैं। बिल्कुल। आपके मन को समझना है तो शास्त्र दिया गया है जिसको मनोविज्ञान कहते हैं, उसको भी समझा जा सकता है। आजकल बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं जिससे आप अपने मन को समझ सकते हैं। आपकी बुद्धि को समझने के लिए भी बहुत सारे IQ टेस्ट होते हैं जिससे आप बुद्धि को समझ सकते हैं। लेकिन इन पैटर्न्स को समझने के लिए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ऋषियों ने देखी। उन्होंने देखा कि ये जो एनर्जी का फ्लो है, जो एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं तो सिंबॉलिकली या कहीं ना कहीं तो इंडिकेट हो रहा होगा। तो उन्होंने, हालांकि ये सारे शास्त्र एनर्जी के मूवमेंट और इसको इंडिकेशन से ही निकले हैं, पर उन्होंने देखा कि एक और बहुत प्रिडिक्टेबल चीज है जिसको देख करके आप एनर्जी के मूवमेंट को समझ सकते हो, और वो है प्लैनेटरी मूवमेंट। तो उन्होंने देखा कि कौन सी एनर्जी से रिलेटेड कोई प्लैनेट ऐसा है आकाश में, क्योंकि इनका तो सेट पैटर्न है। और अगर हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये एनर्जी, ये पर्टिकुलर सेट ऑफ एनर्जी किस तरह से इन अ गिवन टाइम बिहेव करती है, बाय लुकिंग एट सम मूवमेंट्स व्हिच आर ऑलरेडी सेट इन अ मोशन, तो कितना आसान हो जाएगा एनर्जी पैटर्न्स को समझना। तो उन्होंने देखा कि हाँ, ये कुछ पैटर्न्स हैं जो कुछ प्लैनेटरी, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो प्लैनेट्स भी रिफ्लेक्ट करते हैं, उनसे मिलती जुलती एनर्जी है। हम पढ़ते हैं शनिदेव लिम्प करते हैं क्योंकि सूर्य भगवान का श्राप था। बहुत सारे रीजंस होते हैं उनके लिए। शनिदेव लिम्प करके चलते हैं। शनिदेव अपने पिता से नाराज हैं, सूर्य के पुत्र हैं, अपने पिता से नाराज हैं, सूर्य के पहले पुत्र हैं। शनिदेव को यमाग्रज कहते हैं, यानी यम के बड़े भाई। सूर्य के पहले पुत्र हैं और सूर्य से नाराज हैं, इसलिए वो सबसे दूर रहते हैं, लंगड़ा के चलते हैं। तो अब देखो, जब हम सूर्य की बात कर रहे हैं, हम अपने सन की बात नहीं कर रहे। सूर्य देव एक सूक्ष्म शक्ति है, क्योंकि अगर सूर्य देव की बात करते हैं तो हर एक स्टार फिर अपने अलग अलग सूर्य देव नहीं है। ये सूर्य देव एक सूक्ष्म शक्ति है, उनका ग्रॉसर मैनिफेस्टेशन हमारा सूर्य है। तो हमको सीधा सीधा ये सूर्य को देख करके ये नहीं समझना चाहिए यही सूर्य देव है, क्योंकि फिर अजीब बातें लगती है। सूर्य देव रोज अपने साथ घोड़ों पर निकलते हैं, ऐसा नहीं है। जबकि हमको पता है कि सूर्य
भी चल रहे हैं, घोड़े तो नहीं दिखते पर सूर्य भी मूव कर रहे हैं। ट्रू। पर जो हम साइंस से रिलेट करते हैं और उनको रिलेट करते हैं, थोड़ा समझने की बात है। सूर्य देव एक सूक्ष्म शक्ति है, उनका ग्रॉसर मैनिफेस्टेशन यहाँ पर है। अब उनके सूर्य देव की शक्ति के बारे में जो जो चीजें ग्रंथों में बताई गई हैं कि सूर्य ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, तेजस्वी हैं, इतना प्रकाशमान है और उनकी गति ऐसे होती है, वो सब हमारे सन से मिलता जुलता है। तो ऋषियों ने समझ लिया कि ये जैसे सूर्य की शक्ति हमारे अंदर आत्मा का प्रकाश बनके हमारे शरीर में हड्डियों का बनके, बोन्स जो है वो सूर्य की शक्ति है, हमारे परिवार में हमारे पिता के रूप में मौजूद है, हमारे ऑफिस में हमारे बॉस के रूप में मौजूद है, हम कहीं मंदिर जाते हैं तो शिव रूप में मौजूद है, तो वैसे ही इस ब्रह्मांड में ये सूर्य रूप में भी मौजूद है। ये जो प्लैनेट सन है ना, वो सूर्य देव की शक्ति है। ओके, इट इज लाइक वन ऑफ द अंश जो हाँ, एक ग्रॉसर मैनिफेस्टेशन है अमंग्स्ट मेनी अदर मैनिफेस्टेशन विद इन अस एंड अराउंड अस। ओके ओके। तो वो मूवमेंट तो ऑलमोस्ट फिक्स है, अर्थ रिलेटिव मूवमेंट बोल दें, ऑलमोस्ट फिक्स है। तो उसको देख करके हम समझ सकते हैं कि हाउ दिस एनर्जी इज चेंजिंग। फिर लगा कि शनिदेव वो एनर्जी है जो सूर्य के पुत्र थे और सबसे दूर रहते हैं और लंगड़ा के चलते हैं। तो अगर हम थोड़ा साइंस को देखें तो सबसे पहला प्लैनेट जो सूर्य से निकला, सारे प्लैनेट सूर्य से ही निकले हुए हैं, सबसे पहला प्लैनेट जो सूर्य से निकला था वो ही सबसे दूर जाना चाहिए, जो सबसे पहले निकलेगा, क्योंकि दूसरे को क्रॉस करके तो कोई जाएगा नहीं। सबसे पहले मूवमेंट शुरू होगा तो ही, अगर हम फोर्स को स्टडी करें तो सबसे दूर चला जाएगा। वो तो शनि देव ही हैं, सूर्य के पहले पुत्र तो शनि देव हैं, सबसे दूर भी वही रहते हैं। और थोड़ा ठीक से समझें तो अभी रीसेंट डिस्कवरी है कि शनिदेव जब मूव करते हैं ना तो वो थोड़ा वॉबल करते हैं। तो सैटर्न का जो मूवमेंट है वो वॉबलिंग मूवमेंट है। ओके, यानी लंगड़ा के चलते हैं। साइंस बहुत सी चीजें अभी डिस्कवर कर रही है, ऋषियों को ये अंतर्ज्ञान था, उन्होंने पहले से सब देखा और रिलेट करके बता दिया कि ये ग्रह को, ये प्लैनेट को हम शनिदेव के साथ रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही शुक्र के लिए भी बताया था। शुक्र के लिए पुराणों में आता है कि वो उल्टे हेड स्टैंड करके भगवान शिव की ओर मुख करके तपस्या कर रहे हैं। पुरानी बात है, पुराणों की बात। ओके। साइंस ने डिस्कवर किया कि शुक्र एक अकेला ऐसा, यानी वीनस एक ऐसा अकेला प्लैनेट है जिसका रोटेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। हमारा ईस्ट टू वेस्ट है, वीनस वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। राइट। तो जब रोटेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो पोल्स भी उल्टे हो जाते हैं। तो वहां पे नॉर्थ पोल नीचे है, साउथ पोल ऊपर है। तो अगर धरती से देखेंगे तो वो हेड स्टैंड करता हुआ दिखाई देगा। तो बोला कि ये तो शुक्राचार्य से जुड़ी हुई एनर्जी है। तो शुक्र को, यानी वीनस प्लैनेट को शुक्र के साथ रिलेट किया कि हाँ, ये एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है वहां पर। हर एक ग्रह एनर्जी कहीं ना कहीं प्लैनेट में मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई देती है, इसीलिए उनको प्लैनेट से लिंक किया गया। तो अगर हम इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझे, अब कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, देखो क्या है कि चंद्र की कलाएं जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे हमने देखा है हमारे मन की अवस्था बदलती है, तो चंद्र का इम्पैक्ट तो हमारे मन पे होता है। कई लोग बोलते हैं देखो हमने देखा है हाई टाइड्स होते हुए, ग्रेविटी का इम्पैक्ट समझ में आता है, सब एक्सेप्ट करते हैं कि फुल मून न्यू मून पे ग्रेविटी चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग हाई टाइड्स आती हैं। लेकिन उसका हमारे मन पे इम्पैक्ट होता है, वो स्ट्रेच करते हैं फिर लॉजिक को। जैसे पानी पे इम्पैक्ट हो रहा है समंदर में, वैसे हमारी बॉडी में भी पानी है, उस पर भी इम्पैक्ट हो रहा है। ये स्ट्रेचिंग ऑफ द लॉजिक है। अगर इसको इतना स्ट्रेच करेंगे तो कोई मानेगा नहीं। राइट। हमारे शास्त्र कहते हैं चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा का जन्म मन से हुआ है। ओके। जो जिस चीज से जन्म लेता है वो उसको कंट्रोल नहीं करता। हमारी बुद्धि ने चित्त से जन्म लिया है। चित्त, बुद्धि से चित्त को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हमारे मन ने बुद्धि से जन्म लिया है, तो मन से बुद्धि को कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है, सटल है। वैसे ही चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। चंद्रमा का जन्म मन से हुआ है। चंद्रमा तो मन का असिस्टेंट है। ये जो दिखाई दे रहा है ना मून, चंद्रमा, चंद्रदेव की बात नहीं कर रहा मैं। चंद्रदेव तो परम एनर्जी है। उनका एक मैनिफेस्टेशन हमारे अंदर, हमारा मन है, हमारे आसपास जल तत्व है, और आकाश में चंद्रमा जो हम मून बोलते हैं, सैटेलाइट मून, वो है। उनका मैनिफेस्टेशन है चंद्रदेव की शक्ति। जो मून का मूवमेंट हो रहा है वो इस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, इंडिकेट कर रहा है। ये एनर्जी कैसे मूव कर रही है, कैसे पता लगेगा? आसमान वाले चंद्र बोलते हैं, मैं बताता हूं, देखो मेरी कलाओं को नोटिस करो, जैसे जैसे मेरी कलाएं कम ज्यादा होती जाएंगी वैसे वैसे आप समझ जाना कि एनर्जी चेंज हो रही है धरती में। अब इसको
दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि हाँ वो जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे हमारी एनर्जी चेंज हो रही है, तो वो लॉजिकल नहीं लगता है कि वो कैसे कर रहे हैं। मतलब वो ग्रेविटी है क्या है, कई लोग बोलते हैं सैटर्न की ग्रेविटी धरती पे असर कर रही है, बिल्कुल इलॉजिकल बात है। राइट, ग्रेविटी से असर नहीं हो रहा है, वो बहुत दूर है, डिस्टेंस इतना ज्यादा है, ग्रेविटी बहुत वीक हो जाती है, उससे ज्यादा मेरे फोन की या मेरी घड़ी की मैग्नेट मुझ पे असर कर रही है। राइट, पर ये बात को समझना, एनर्जीज को ग्रह बोला है, एनर्जीज मूव कर रही है, एनर्जी एनर्जी को इम्पैक्ट कर रही है। एक सिस्टम है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी कैसे मूव हो रही है। अगर आपने ये सिस्टम समझ लिया तो आप एनर्जी के मूवमेंट को, इस फ्लो को समझ पाओगे, अपनी एनर्जी को इस एनर्जी के मास को नेविगेट कैसे करना है अमंग्स द अदर एनर्जीज, उस मेथड को समझ पाओगे। वो ज्योतिष है। तभी आपको मुक्त करेगा, तभी आपको एम्पावर करेगा या दिव्यता तक लेकर जाएगा, जब आप इसको इस तरह से समझेंगे कि जब आप इसको भाग्यवादी होकर के नहीं समझ रहे हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं कि कर्म से सब चल रहा है, एनर्जी एनर्जी को इंपैक्ट कर रही है, और इस मेथड को यूज कर रहे हैं बेटर नेविगेशन के लिए, तो ये ठीक है। ये फिर बात जमती है कि हाँ ज्योतिष और ग्रह मेरे जीवन को इंपैक्ट करते हैं। मेरा जीवन हर क्षण ग्रहों से चल रहा है, और हम ग्रह किनको बोल रहे हैं? इस एनर्जी को जो मेरे अंदर भी है, मेरे आसपास भी है, और ये इंडिकेट हो रहे हैं आसमान में घूमते हुए प्लैनेट्स के थ्रू। तो अगर हम इस तरह से अप्रोच करते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है ये, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी फेटलिस्टिक नहीं है, क्योंकि वो तो इंडिकेट कर रहे हैं, नेविगेट हमको करना है। और एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी से बदला जा सकता है, हमको पता है। अगर हमने कुछ एक्शन से कुछ पैटर्न्स क्रिएट कर लिए हैं, तो अभी के एक्शन से उसको बदल सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे एक्शंस लाखों रुपए की पूजा के थ्रू ही हों। वो बहुत सिंपल एक्शंस भी हो सकते हैं। आपको पता है, जैसे कुंडली में कर्सेस होते हैं, दोष, ये दोष वो दोष, है ना, पितृ दोष आ गए किसी के चार्ट में। अब पितृ दोष एक तरह का पितृ दोष होता है जब आपके सूर्य अफ्लिक्शन में होते हैं, इंडिकेटेड होता है, यानी आपके जब प्लैनेट सन के ऊपर कुछ प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट्स एक ही एंगल में आ जाते हैं, एक स्पेसिफिक एंगल से उसको इम्पैक्ट करते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होता है कि आप ऐसा कर्म लेकर के आए हैं जहां पर आपको पितृ दोष है। और अगर सूर्य इम्पैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब आपने अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार किया था, उनकी बात नहीं मानी थी पास्ट लाइफ में, इसीलिए वो कर्म फिर से आया। मतलब वो पैटर्न आ गया है आपकी लाइफ में। वो उस सूर्य ने इंडिकेट किया कि ये इस बार आप पैटर्न लेकर के आए हो, तो केयरफुल रहो। ओके। तो अब हमको करना क्या है? अब हम चाहें तो अलग अलग शांति पूजाएं करवाएं, पर उससे पहले अभी इस लाइफ टाइम में जो हमारे पिता हैं उनकी इज्जत करना सीख जाएं, क्योंकि वो पैटर्न है, पैटर्न कंटिन्यू होगा। पिछले लाइफ टाइम में मिसबिहेव किया, अभी भी करोगे। पहले उस पैटर्न को तो ब्रेक करो, फिर देवताओं से माफी मांगना, उनसे प्रार्थना करना। अगर डायरेक्ट प्रार्थना में लग गए हो और पैटर्न को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो फिर कैसे होगा? इसलिए ज्योतिष में बहुत जरूरी होता है, कार्मिक रेमेडीज पहले चाहिए, उसके बाद पूजा करो, मेडिटेशन करो, मंत्र चैंटिंग करो। ये सब चीजों का इम्पैक्ट है, क्योंकि एक थॉट का भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो ऑफ कोर्स मंत्र तो इतने पावरफुल थॉट्स हैं, बहुत इम्पैक्ट आता है, लेकिन उससे पहले कर्म को बदलना पड़ता है। सो आप थोड़ा सा अभी हमको कुंडली के बारे में काइंड ऑफ एक्सप्लेन। तो जैसा मैंने बताया, प्रारब्ध कर्म हम जो लेकर के आए हैं उसको कैसे समझे, तो हमारे जन्म के समय जो प्लैनेटरी पोजीशंस होती है, प्लैनेटरी पोजीशंस बोल रहा हूं मैं, उनको देख करके ये इंडिकेशंस मिल जाते हैं, उनको देख करके ये इंडिकेशंस मिल जाते हैं कि आप किस तरह के पैटर्न्स लेकर के आए हैं। तो जब हम पैदा होते हैं उस वक्त का जो स्काई पोजीशन है, जो नवग्रहों की पोजीशन है जो बताए गए हैं, उनकी पोजीशंस देख करके एक लर्नेड एस्ट्रोलॉजर इजीली डेसिफर कर सकता है कि आप क्या कार्मिक पैटर्न्स प्रारब्ध में लेकर के आए हैं। बट ये सिर्फ आपका प्रारब्ध है, दैट्स इट। तो ये जो हम मैच मेकिंग करते हैं वो क्यों जरूरी है? ऑब्वियस है, अब दो लोग मिलते हैं, एक दूसरे से प्यार हो जाता है, तो डेफिनेटली इतने इमोशंस में बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती है। व्हेन यू आर हेड ओवर हील्स इन लव विद समबडी, तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो ये आपकी रैशनैलिटी थोड़ी सी पीछे चली जाती है। इसीलिए इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि हम फैमिलीज को इन्वॉल्व करें, क्योंकि आप तो प्यार में हो, पर फैमिलीज बहुत सारी ऐसी चीजें देख पाती हैं एक दूसरे के बारे में जो आपको शायद दिखाई नहीं दे रही है। उससे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो भी लिमिटेड
इंटेलिजेंस वाले ह्यूमन बींग्स ही हैं, वो बियॉन्ड तो देख नहीं पाते, सटल चीजों को तो समझ नहीं पाते, या किस तरह से एनर्जीज बदलने वाली हैं पता नहीं होगा। हाँ. आज बहुत प्यार है, कल अचानक से सब उड़ गया तो क्या करेंगे। Exactly. तो ये एनर्जी पैटर्न्स कैसे चेंज होने वाले हैं फ्यूचर में, ये जानना जरूरी होता है। हाँ. तो वो जब हम चार्ट्स देखते हैं तो बहुत इजीली समझ में आता है कि आप लॉन्ग टर्म तक एक साथ रह पाओगे नहीं रह पाओगे, आज तो है पर आगे जाके क्या होगा। कुछ एनर्जी चेंज हो गई, फैमिली में कोई एक नया बेबी आ गया, उसकी वजह से चेंज हो जाती है कभी कभी, और इतने प्रॉब्लम्स आ जाती हैं शादी के बाद, स्पेशली बेबीज होने के बाद भी होती है ऐसे कई बार। तो यू नेवर नो कि क्या एनर्जी टर्न होने वाला है, कौन सा चेंज आने वाला है इन फ्यूचर। तो ये बेटर है अपने एनर्जी पैटर्न्स को समझते हुए कि किसी भी ट्विस्ट एंड टर्न में हम फिर भी एक दूसरे के साथ निभा पाएंगे, इतना है या नहीं है, या फिर ऐसे कोई बहुत मेजर ड्रास्टिक चेंजेस तो नहीं आने वाले किसी की पर्सनालिटी में कि आप हैरान हो जाओ कि मैंने किससे शादी की है तो कोई दूसरा इंसान हो गया। नहीं, लेकिन काफी बार ऐसे होता भी है, मतलब वी हैव मेनी एग्जांपल्स इन आवर सराउंडिंग्स एंड इन आवर सर्कल्स कि जो इंसान शादी के पहले था वो शादी के बाद बिल्कुल ही ऐसा सबके साथ होता है। कभी कभी नहीं होता, हमेशा होता है। ये जो शुरुआत वाला, एनीवेज जितने लोग शादीशुदा हैं सब अग्री करेंगे मुझसे, जो 6 महीने साल भर का जो प्यार होता है वो 2 साल बाद नहीं रहता है। हाँ. वो डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, पर क्या उन डायनामिक्स में भी हम एक दूसरे का साथ दे पा रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पा रहे हैं, फिर भी केयर कर पा रहे हैं, तो अच्छी बात है। पर कभी कभी ऐसा नहीं होता, वो इतना बदल जाता है कि आप एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। ये तो नहीं होने वाला कहीं फ्यूचर में। एनर्जी पैटर्न्स को रीड कर रहे हैं हम। हाँ. ये पैटर्न्स इस तरह से तो नहीं बदल रहे। पास्ट पैटर्न्स आपके क्या रहे हैं, इनफैक्ट सिर्फ इस लाइफ टाइम के नहीं, प्रारब्ध लेके आए हो तो पास्ट पैटर्न्स भी पता लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, शादी तो पहली बार हो रही है, हमको पता ही नहीं है कि शादी के बाद हाउ एम आई गोइंग टू रिएक्ट और एक्ट, मेरे शादी में पैटर्न्स कैसे हैं हमको पता ही नहीं है। रिलेशनशिप के पैटर्न्स अलग है, कई लोग बोलते हैं लिव इन करके देख लेंगे पता लग जाएगा, उससे नहीं पता लगता। शादी करते ही कुछ तो बदल जाता है। एग्जैक्टली। और वो पैटर्न आपको शादी के बाद ही समझ में आते हैं। हॉरोस्कोप मैचिंग से एटलीस्ट वो थोड़ा समझ में आता है कि क्या क्या चेंज होगा। एंड ऑफ द डे दोनों के एफर्ट ही हैं जो काम करते हैं, दोनों की विलिंगनेस होती है जो शादी को साथ में रखती है। लेकिन थोड़ा रिस्क कम हो जाता है अगर हम मैच कर लें तो। मैं तो इसको एक रिस्क को मिटिगेट करने का टेक्निक बोलता हूँ। रिस्क को मिटिगेट करने के और भी टेक्निक्स है कि आप दोनों फैमिलीज का प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करवाओ, उसके बाद भी रिस्क रहता है। और मिटिगेट करना है तो एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाके भी बात करो, पर ऐसे ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए। प्यार हो गया, एक दूसरे को जानते हैं, कई सालों से जानते हैं, फैमिलीज भी जानती है, तो एक तरह से रिस्क ऑलरेडी कम है। पर फ्यूचर का रिस्क है अभी भी, तो चेक करवा लो। पर बिल्कुल नहीं जानते, अरेंज मैरिज हो रही है, पहली बार मिले हैं, क्योंकि शादी में लेट हो रहा है, लड़के को भी लड़की को भी उम्र निकली जा रही है, तो जल्दी जल्दी शादी करवा दी। ये तो सबसे रिस्की होता है। बैकग्राउंड चेक नहीं करते, फैमिलीज को एक दूसरे को समझते नहीं है, दोनों को एक दूसरे को समझने का टाइम नहीं देते, तो रिस्क को बढ़ाने वाले हैं। उसमें चाहे 34 गुण मिले या 36 गुण मिले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गड़बड़ होगी, प्रोबेबिलिटीज प्रॉब्लम रहेगी वहां पर। और अक्सर मैच मेकिंग मतलब गुण मिलान से कंपेयर कर लेते हैं। हमने तो देखा है जी 34 गुण मैच होते थे, फिर भी अलग हो गए, और ये 10 गुण वाले भी साथ में रह रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। गुण मिलान एक ऐसे टाइम पर बनाई गई पद्धति थी जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, वहां पर एक सेट सिस्टम था, एक नियम थे, उसमें जो फिट हो जाए उसके लिए गुण मिलान था। आजकल वो नहीं चलता है। मैं तो बोलता हूँ आजकल 18-19 गुण मिलना बेटर है, 32 गुण से बेटर है। ओके, सो आई एम हैप्पी दैट यू नो मेरी मैरिज में हमारे 17 गुण मिल रहे हैं, तो देन आई एम हैप्पी। हाँ, तो इसमें दोनों की पार्टनरशिप के साथ में जीवन की गाड़ी आगे चलती है, जो अच्छा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर मैच करना जरूरी है। मैं तो रेकमेंड करता हूँ सभी लोग जो प्लान कर रहे हैं शादी का, एक दूसरे को कमिट करने से पहले ही मैच कर ले तो ज्यादा बेटर है। That's a nice way to kind of move forward. तो ये जो मैच मेकिंग है एंड डिवोर्सेस जो हम अपनी सोसाइटी में अभी इतना ज्यादा दे रहे, इज देयर एनी कोरिलेशन? क्योंकि सडनली पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन मैच मेकिंग। क्या होता है? कुछ नहीं होता है। नहीं, मैच मेकिंग इज अ वेरी इलैबोरेट प्रोसेस, सब फॉलो करना पड़ता है। सिर्फ गुण मिलान एक छोटा सा पार्ट है उसका। इफ आई एम लुकिंग एट 25 things, probably I have to bring it to, actually I'm looking at 33 things. उसमें अष्टकूट are 8 points.
बाकी और भी 25 चीजें हैं जो मैं देखता हूँ, तो वो सब चीजें भी मैटर करती हैं। आजकल ये देखना जरूरी होता है, हाउ इज योर अप्रोच टुवर्ड्स मैरिज, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं शादी में, आपका कमिटमेंट कैसा है, राइट। तो वो सब चीजें देखे बिना सिर्फ पर्सनालिटी मैच करके काम नहीं चलता। इफ हॉरोस्कोप्स आर मैच्ड प्रॉपरली, तो मुझे तो अच्छा सक्सेस रेट दिखाई देता है। So how do we know that the astrologer or ज्योतिष जो जिनसे हम मिल रहे we हैं never know that, मतलब वो सही है कि नहीं है, तो ये थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन होता है। हम ज्योतिषियों में एक कॉमन मजाक चलता है कि अगर किसी का समय खराब है तो वो खराब ज्योतिषी के पास जाता है। तो अगर भाग्य में कई बार ऐसा होता है कि आपके प्रारब्ध कर्म इतने स्ट्रांग होते हैं दैट यू कैन नॉट फाइंड एन एस्केप फ्रॉम इट, आपको उससे गुजरना ही पड़ेगा, तो आपको गुजरना पड़ेगा। वो एक स्ट्रांग प्रारब्ध कर्म आपको या तो ज्योतिष पे से विश्वास हटवा देगा या गलत ज्योतिषी के पास लेके जाएगा, कुछ तो होगा। वही पैटर्न, कोई टूल नहीं है समझने के लिए। मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप गुरु के साथ में हैं, तो जो गुरु बोले वो करते जाओ। जैसे हम अपने स्पेशली आर्ट ऑफ लिविंग कम्युनिटी में तो ये बोलते हैं कि दैट गुरुदेव हैज स्टार्टेड दिस आर्ट ऑफ लिविंग ज्योतिष वास्तु एकेडमी, तो बेटर है कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। वी हैव वेरी लर्नड एस्ट्रोलॉजर, सब लोगों को सारे मेथड्स पता है, वी आर गाइडेड बाय परम पूज्य गुरुदेव, तो बेटर है कि यू कंसल्ट द राइट एस्ट्रोलॉजर्स विद अस। दो किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो ऑल एस्ट्रोलॉजर्स आर वेरी ऑक्यूपाइड, तो बहुत लंबी वेटिंग होती है, बट इट इज बेटर टू कंसल्ट राइट पीपल। देयर आर मेनी गुड पीपल, इनफैक्ट कुछ चीजें बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में कि कौन से अच्छे ज्योतिषी कैसे पहचान करें। कुछ सूत्र दिए हैं वराहमिहिर जी ने भी, अद्वेषी नित्य संतोषी गणितागम पारगः, मतलब जो अद्वेषी हो, किसी से द्वेष ना करे, हमेशा संतोष में रहे, वो सिर्फ फेम और पैसे के पीछे नहीं भाग रहा हो, मदद करने की इच्छा से कुछ कर रहा हो, ज्ञान की सेवा कर रहा हो। ऐसे लोग भी हैं और सही लोग मिलते हैं जो ज्ञान की सेवा में लगे हैं, जो सत्य के खोजी है ना, वो आपको सत्य का दर्शन करा सकते हैं। खुद भी खोजी है पर एटलीस्ट आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। पर जो बस जैसे तैसे अपना बिजनेस चलाना है उसमें लगे हुए हैं, तो वो आपको कैसे गाइड करेंगे। तो अभी काफी सारे एप्स बने हैं और उसमें से कुछ एप्स ने तो 100 करोड़ का फंडिंग भी रेज किया है, तो आपका इसके ऊपर टेक क्या है? क्योंकि यू नो आई हैव फ्रेंड्स इन माय सर्कल, वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ तो क्वेरी डाली थी तो पहले बड़े एग्जैक्ट आंसर्स मिले, फिर सेम क्वेरीज जब उनके फ्रेंड्स ने डाली तो सेम आंसर्स मिल गए, तो ऐसे कैसे हो गया? तो मतलब वो टूल मतलब वो इतना तो आजकल तो एआई के थ्रू बहुत काम हो जाता है, तो चैटबॉट्स ही आंसर कर देते हैं काफी सारी क्वेरीज। तो देखो, ज्योतिष एक बहुत ही सेक्रेड विद्या मानी जाती थी और इसके लिए बहुत जरूरी होता था कि जो इसके प्रैक्टिशनर हैं वो साधक हों, आध्यात्मिक पथ पे चलने वाले हों। ज्योतिष इसीलिए ब्राह्मणों का सब्जेक्ट हुआ करता था, और ब्राह्मणों का बहुत क्लियर बेसिक रूल था कि उनको केवल ज्ञान की सेवा करनी है, और राजा टेक केयर। यूजुअली पुराने समय में ऐसा होता था कि ज्योतिषी कभी किसी से चार्ज नहीं करते थे, वो राजा की सेवा में होते थे। राजा ने बोला है आप सबकी मदद करो, और राजा को जिनसे जो लेना है वो लेते हैं, जिनकी जो मदद करनी है वो करते हैं, ज्योतिषी को जितना देना है उतना देते हैं, उनकी टेक केयर कर लेते थे। तो एक तरह से ये सेवा भाव के साथ था कि हम तो हमारे देखभाल राजा कर रहे हैं और हमारा धर्म है सब लोगों की सेवा करना, हम वो कर रहे हैं। लेकिन जब ये बिजनेस बन जाता है, जब ये वैश्य वृत्ति में आ जाता है, तो फिर इसकी एसेंस खत्म हो ही रही है, हम देख ही रहे हैं। मैं जानता हूं आप जो बात कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बहुत नुकसान हुआ है ज्योतिष शास्त्र को, तो ये थोड़ा संभलना चाहिए। बहुत ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड अगर इसको बना देंगे तो उसकी सेक्रेडनेस फिर मेंटेन करना मुश्किल होता है। There is another thing that is doing rounds कि ज्योतिष ज्ञान में since there is a lot of confusion, तो इसको comprehend करना as we discussed कि बहुत difficult है। One powerful tip for non-believers. I would say learn the subject well before you start talking against it. Once you know it better, there is not a question of belief here. Once you know certain things, you know certain things. So know the subject and then talk about it. So can anyone have total faith in Jyotish? Certainly yes. Total faith you should have, but again not blind faith.
know the subject. Thank you so much. We have been having such interesting conversation. तो अभी हम हमारा जो लास्ट सेशन है उसको हम ट्रू एंड फॉल्स कहते हैं. तो ज्योतिष जो है वो साइंस है. ट्रू फॉल्स. True. Okay. Jyotish impacts your present and future. True. False. Okay. It doesn't impact. It is a way to understand your present so that you can navigate through your future better. Jyotish and spirituality are connected. 100% true. Wow. You know, आपने आज इतने सारे लेयर्स ऑफ ज्योतिष ज्ञान आपने हमारे साथ ओपन किए, और अपने थ्योरी ऑफ कर्मा और थ्योरी ऑफ जो अपना नवग्रह और प्लैनेट्स सब जो उनके मूवमेंट्स, ये इतना सिंप्लीफाइड एंड ले लैंग्वेज में आपने बताया. थैंक यू सो मच. My pleasure. My pleasure. Any key takeaway for us? Yes, understand that our lives are run by our own karmas. We have the power, and Jyotish is a knowledge that empowers us and frees us. It doesn't bind us and it does not make us dependent on destiny. Jyotish is a science that liberates, it does not bind. Thank you. Thank you. Thank you so much.